हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम किस तरह डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी को लिटरेचर में अप्लाई करते हैं उसको समझेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी के ऊपर बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसी थ्योरी को आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम मेंडिंग वॉल में अप्लाई करने वाले हैं। मैं डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी की उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप, हम जिस लिटरेरी टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस लिटरेरी टेक्स्ट में हमें बाइनरी ऑपोजिशंस या जो दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑपरेट कर रही हैं उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इस बाइनरी ऑपोजिशन में किस आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के बाइनरी ऑपोजिशन में हमेशा एक मेंबर को प्रिविलेज या सुपीरियर माना जाता है। सो ये बाइनरी ऑपोजिशंस के बारे में मैंने डिटेल में डिकंस्ट्रक्शन के वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम मेंडिंग वॉल पोएम को एज एन एग्जांपल देखें तो इनमें कौन सी दो बाइनरी ऑपोजिशंस ऑपरेट कर रही हैं या कौन सी दो आइडियाज ऑपरेट कर रही हैं। इस पोएम में जो स्पीकर है और उसका जो नेबर होता है, उन दोनों के बीच की डिसएग्रीमेंट को दिखाया गया है। और इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक नॉन कन्फर्मिस्ट है। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब है वो पर्सन जो ट्रेडिशन है या जो पहले से चलता आ रहा है उसे नहीं मानते। और मेंडिंग वॉल पोएम में जो स्पीकर है वो नॉन कन्फर्मिस्ट है, क्योंकि वो पुराने ट्रेडिशन को नहीं मानता और जो ये वॉल है उसे गिराना चाहता है। ऑन द अदर हैंड जो नेबर है वो कॉन्फर्मिस्ट है। कॉन्फर्मिस्ट उन पर्सन्स को कहते हैं जो पहले से ही चलता आ रहा है उसे सपोर्ट करे। मेंडिंग वॉल पोएम में जो नेबर है वो एक कॉन्फर्मिस्ट है, क्योंकि वो पहले से जो वॉल खड़ी है उसे गिराना नहीं चाहता। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पोएम है मेंडिंग वॉल वो पुराने ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज करना चाहता है। आमतौर पर हम वॉल को कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सचेंज के लिए एक बैरियर की तरह देखते हैं। अगर दो इंसानों के बीच एक वॉल होगा तो वो ना ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और ना ही वो दो इमोशनली कनेक्टेड हो पाएंगे। और इसी वजह से ये जो स्पीकर है वो इस वॉल को गिराना चाहता है और इसी तरह पुराने ट्रेडिशन को रिजेक्ट करना चाहता है। मेंडिंग वॉल पोएम के 40 से लेकर 42 लाइन के बीच एक बार नेबर को ओल्ड स्टोन सेवेज कहा जाता है, जो हमेशा डार्कनेस में रहता है, और इसी तरह उस नेबर को अनइनलाइटन कहा जा रहा है और स्पीकर को इनलाइटन कहा जा रहा है, जो इस पुराने ट्रेडिशन को छोड़ना चाहता है। सो यहाँ तक पोएम को एनालाइज करके हमने ये पाया कि पोएम में एक बाइनरी ऑपोजिशन काम कर रही है जो पोएम को थीमेटिकली स्ट्रक्चर दे रही है, और वो है नॉन कॉन्फर्मिटी वर्सेस कॉन्फर्मिटी। और इसी तरह इस बाइनरी ऑपोजिशन को हम प्रोग्रेसिविज्म वर्सेस कंजर्वेटिज्म और नेचर वर्सेस ट्रेडिशन भी देख सकते हैं। और इन सब बाइनरी ऑपोजिशन में जो लेफ्ट साइड में है, जैसे कि नॉन कॉन्फर्मिटी, प्रोग्रेसिविज्म और नेचर, इन सब को सुपीरियर माना जा रहा है और प्रिविलेज दिया जा रहा है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है कोई भी टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वो ये है कि पूरी पोएम में हमें ये ढूंढना है कि कहाँ कहाँ ये हायरार्की अपने आप कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेंडिंग वॉल पोएम में नॉन कॉन्फर्मिटी, प्रोग्रेसिविज्म और नेचर को प्रिविलेज दिया जा रहा है, सो हमें ये ढूंढना है कि कैसे नॉन कॉन्फर्मिटी और कॉन्फर्मिटी, प्रोग्रेसिविज्म और कंजर्वेटिज्म, नेचर और ट्रेडिशन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और एक डिसीजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि ये और भी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि टेक्स्ट में एक अनडिसाइडेबिलिटी क्रिएट कर रही है, जो कि ये दिखाता है कि कैसे हम कोई भी एक लिटरेरी टेक्स्ट की एक फिक्स्ड मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते। अब हम पूरी पोएम में कैसे बाइनरी ऑपोजिशंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं वो ढूंढेंगे। जैसे नेचर जो कि स्पीकर के साइड में है
और ट्रेडिशन के अगेंस्ट में है, वो नेचर वॉल को गिरा देना चाहता है। लेकिन हंटर्स जो कि न केवल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ हम एक कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं क्योंकि हंटर्स नेचर से भी जुड़े हैं और ट्रेडिशन से भी जुड़े हैं। उसी तरह मैजिक इन द फॉर्म ऑफ एल्व्स वॉल को गिरा देना चाहते हैं, जो कि हम मेंडिंग वॉल पोएम के लाइन 36 में देख सकते हैं। लेकिन लाइन 18 और 19 में मैजिक इन द फॉर्म ऑफ स्पेल वॉल को रहने देना चाहता है। सो यहाँ पर हम दूसरा कन्फ्लिक्ट देख सकते हैं क्योंकि मैजिक इन द फॉर्म ऑफ एल्व्स वॉल को गिरा देना चाहता है, उसी तरह वही मैजिक इन द फॉर्म ऑफ स्पेल वॉल को रहने देना चाहता है। सो स्पीकर का इस तरह एम्बिगुअस वर्ड्स का यूज करना, क्योंकि स्पीकर खुद भी प्रॉपर वर्ड ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जो कि हम लाइन 37 में देख सकते हैं, और ये स्पीकर की उस वॉल के प्रति और उस ट्रेडिशन के प्रति जो एम्बिवेलेंस या कंफ्यूजन है उसे दिखाता है। और स्पीकर की ये कंफ्यूजन हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि स्पीकर ने खुद एक बार उस वॉल को रिपेयर किया था। सो हम स्पीकर में क्लियरली कन्फ्लिक्ट देख सकते हैं क्योंकि वो खुद एक बार उस वॉल को रिपेयर करता है और अब वो उस वॉल को गिरा देना चाहता है। सो ये सब एक कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है। हम जो रीजन देखते हैं जिसकी वजह से प्रोग्रेसिविज्म और कंजर्वेटिविज्म के बीच की कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो सकती, वो ये है कि जो टर्म्स स्पीकर यूज करता है इन दो शब्दों के डिफरेंस को दिखाने के लिए, स्पेशली नेचर और प्रिमिटिव, ये दो शब्द हमारे कल्चर में एक मिक्स्ड फीलिंग क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम नेचर को गुडनेस, इनोसेंस, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, हेल्थ, इंट्यूटिव विजडम आदि शब्दों के साथ जोड़ते हैं। एट द सेम टाइम, जब नेचर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बीच में आती है, तब हम माउंटेन्स और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हम इंडस्ट्री के लिए एयर, सॉइल और वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। सो इसी तरह मेंडिंग वॉल पोएम में भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जब स्पीकर मैजिक, एल्व्स और हंटर्स जैसे शब्दों का यूज करता है, जो एक तरफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे कि हम लोगों ने मेंडिंग वॉल पोएम को डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी के साथ एनालाइज किया, सो मेंडिंग वॉल पोएम को एनालाइज करके हम लोगों ने ये पाया कि डिकंस्ट्रक्शन कोई भी टेक्स्ट में हो रही टेंशन को रिजॉल्व नहीं करता, बल्कि वो उस टेंशन को बरकरार रखता है ताकि हम उस कॉन्फ्लिक्ट से कुछ सीख सके। जैसा कि हमने डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी के इंट्रोडक्टरी वीडियो में सीखा था, डिकंस्ट्रक्शन हमेशा एक नई नई मीनिंग को डिसेमिनेट करती है। ये कभी भी एक यूनिफाइड और स्टेबल मीनिंग तक नहीं पहुंचती, बल्कि एक तरीके से देखें तो हम टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट नहीं करते, बल्कि टेक्स्ट खुद ब खुद अपने आप को डिकंस्ट्रक्ट करती है। तो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।